अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल तो बाज ही नहीं आ रहे और वो तो सही हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। और पिछले चंद घंटों में ही बड़ी तेजी से कुछ इस मामले पर पेशरफ्त हुई है और अब तो हैरत हो रही है कि आखिर उनकी इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के मामले में और पाकिस्तानियों के हवाले से। तो इसके ऊपर अभी डिटेल में बात करते हैं। आज एक अहम मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की और मोहसिन नकवी साहब की। इसके ऊपर कुछ तनकीद भी हो रही है और कुछ पेशरफ्त भी हो रही है। सुना है कि कुछ बातचीत के हवाले से भी सिलसिला चल निकला है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। किस तरह इमरान खान जेल में बैठ के भी सबसे मकबूल हैं। अब ये बात बार बार दोहरानी भी अजीब लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो सबको ही अब तकरीबन पता है, लेकिन कुछ आदादो शुमार भी सामने आए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब ने एक बहुत जबरदस्त व्लॉग करके सही तौर पर, जिसको कहते हैं रिसर्च करके और डेटा कलेक्शन करके कुछ हकायक सामने रखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उससे किस तरह से एक वैलिडेशन मिलती है पीटीआई के मौक़िफ़ को भी। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करेंगे जी रिचर्ड ग्रैनल से। रिचर्ड ग्रैनल जो कि खुसूसी एलची हैं नौ मुंतखब सदर ट्रंप के, और अभी अगरचे बाकायदा हलफ तो सबने लेना है, लेकिन ज़ाहिर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो जाहिर है कि वो एक अहम ओहदे की हवाले से अब अपना तारुफ भी करवाते हैं और इसलिए उनकी बात की अहमियत भी है। तो रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं, वो आपको पता है कि जो जियो के साथ मामला हुआ, जियो की एक मुतनाज़े सी उनकी ट्वीट और उसके ऊपर फिर उनका रिएक्शन, फ्री इमरान खान कहना, तो उसके बाद उस एक पोस्ट को जिस तरह से बेतहाशा पजीराई मिली, तो कल रिचर्ड ग्रैनल साहब ने इसके ऊपर बाकायदा एक अलग से ट्वीट की और उन्होंने कहा, जब पूरे 1 करोड़ व्यूज उस ट्वीट को उनके पूरे हो गए और वो खुद भी इस बात पे हैरान थे कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस इस ट्वीट के ऊपर आया, तो उन्होंने बाकायदा इसको अलग से एक्नॉलेज करते हुए लिखा कि जनाब इमरान खान तो वाकई बड़ा पॉपुलर है भाई, 1 करोड़ व्यूज उनको इस ट्वीट के मिले हैं और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स और रीपोस्ट का सिलसिला है वो उसके अलावा है। तो वो खुद भी इस बात पे हैरान थे और वो मानने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान तो वाकई बड़े पॉपुलर है भाई, और उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी किया ट्विटर पर आकर। और फिर उनकी इस ट्वीट को भी उसी तरह से रीपोस्ट और व्यूज मिलने का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया। तो इस बात का अंदाजा तो उनको अच्छी तरह से हो गया कि भाई ये तो एक पॉपुलर नैरेटिव है और ये खूब इस वक्त पजीराई हासिल कर रहा है। और उन्होंने इस चीज को, जैसे मैंने आपको खुद भी जब बताया था कि उनकी अपनी किसी ट्वीट को कभी जिंदगी में इतनी पजीराई नहीं मिली होगी, तो उनके लिए भी शायद हैरानकुन बात थी कि वो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं और उनको उनके ट्वीट को इतनी पजीराई भी मिल रही है। तो ये एक वाज़े पैगाम था सोशल मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है और किधर क्या चाहती है। तो ये इसी चीज की एक एंडोर्समेंट है, इसके अलावा और क्या है ये। और इसी बात को उस दूर बैठे शख्स ने, जो पाकिस्तानी भी नहीं है, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक भी नहीं है और जिसका बराह रास्त कोई मफाद भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज को जान गया है कि पाकिस्तानी अवाम दिल से क्या चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, हमारे करता धरता हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम का मूड मिजाज क्या है। तो बहरहाल रिचर्ड ग्रैनल ने ये जो ट्वीट किया, उसके कुछ देर के बाद उसने एक और शरारत की और उसने क्या किया कि बाकायदा इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट होने वाली ट्वीट को उन्होंने रीपोस्ट कर दिया। अब ये एक और बढ़ के बाहर छक्का लगाने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि इमरान खान की वो ट्वीट जो उन्होंने आखिरी ट्वीट की है अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक ट्वीट थी, जिसमें उन्होंने टोटल एक नैरेटिव का पूरा अहाता किया हुआ था, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था कि उन्होंने उसमें 26 नवंबर की इलेक्शन की, 9 मई की जो मीडिया की आज़ादी है, अदलिया के इश्यूज हैं, इन सबको लेकर के हर चीज़ के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बात की हुई। और फिर सिविल नाफरमानी का जो उन्होंने अब एक इशारा दिया है, उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया हुआ था। तो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया रिचर्ड ग्रैनल ने। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि इंडोर्समेंट थी, या ये एक पैगाम था जो उन्होंने इमरान खान का दूसरों को पहुंचा भी दिया। और इसका मतलब है कि वो शायद उनकी इस नजरिए से, या उनका जो एक मौक़िफ़ है कि इस वक्त ये हालात हैं पाकिस्तान के, इसका मतलब है कि वो इस बात से इत्तेफाक भी कर रहा है, क्योंकि उसने कोई ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट नहीं किया कि जी कुछ बातें ठीक है या गलत हैं, बल्कि उन्होंने एज इट इज उसको रीपोस्ट कर दिया। तो ये भी इस हुकूमत के लिए कुछ परेशान कुन सूरत हाल है कि आने वाली जो इंतजामिया है
वो पाकिस्तान के हालात वाक़यात से किस कदर अवेयर भी है, और फिर वो इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी नज़र आ रही है कि जो पीटीआई का, अपोजिशन का और पाकिस्तानी अवाम का एक मौक़िफ़ इस वक्त बना हुआ है। तो ये इनके लिए एक घबराने का वक्त हुआ चाहता है। अब उसके बाद यहाँ पे भी बात नहीं रुकी। उसके बाद ये हुआ कि ये खबर आई कुछ हलकों से, और मैंने तो शहबाज गिल साहब से भी सुनी, कुछ और लोगों ने भी ये बात की कि बाकायदा एक मैसेज गया है, इंपॉर्टेंट मैसेज गया है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को, और उन्हें ये अहकामात दिए गए हैं कि जी अब फर्दर आपने रिचर्ड ग्रैनेल या किसी भी अमरीकी ओहदेदार के हवाले से कोई भी इस तरह की एक कैंपेन जो पहले चल रही थी वो नहीं चलानी। क्योंकि इससे पहले हमने चंद सहाफियों को भी देखा था, उमर चीमा साहब हों, तलत हुसैन साहब हों या दीगर ये लोग, इन्होंने काफी अजीबोगरीब बल्कि घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए रिचर्ड ग्रैनेल और इन लोगों का मजाक उड़ाया हुआ था। तो फिर बाकायदा जियो समेत बाकी तमाम लोगों को ये एक मैसेज गया कि भाई ठीक है, हमें जितनी मर्जी उनकी बात नापसंद हो, लेकिन कुछ सफारती ताल्लुकात का लिहाज होता है, अदब आदाब होते हैं। तो जाहिर है ये तो नहीं होता कि आप एज रियासत ही अपनी जो है वो बिल्कुल शर्मो हया उतार के साइड पर रख दें। तो हमें एज रियासत तो बिहेव करना है ना, जरा प्रॉपरली बिहेव करना है, थड़ेबाजों वाला काम तो नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि जी जरा सब डिसेंट हो जाए, ठीक है, जो लड़ाई लड़नी है वो तो लड़ेंगे, लेकिन कम से कम जो एक मीडिया परसेप्शन है, जो एक अल्फाज का चुनाव है, वो सफारती आदाब के हिसाब से ही होगा। ये खबर शहबाज गिल साहब बता रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक और सहाफ़ी नुमा कुछ हैं, मैं तो उन्हें सहाफ़ी, वैसे मैं तो अब नहीं किसी को लेबल करते कि कौन सहाफ़ी है नहीं, लेकिन बहरहाल हैदर नकवी साहब जो है काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। तो उनकी तरफ से एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि जनाब अब रिचर्ड ग्रैनेल कोई ट्वीट नहीं करेगा इमरान खान के हक में। जो ये फ्री इमरान खान के उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में कर दिए हैं ट्वीट, अब मजीद कोई ट्वीट नहीं आएगा। और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे रावी आके बताते होते, उस तरीके से उन्होंने बड़ा उससे ऐलान किया बाकायदा। उससे तासुर ये मिला कि अच्छा, अब चूंकि इधर मीडिया में एक कैंपेन उनके खिलाफ खत्म की गई है, तो अब शायद उनको भी एश्योरेंस दे दी है कि जी अब आपके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो लिहाजा इस बुनियाद पर इन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि अब वो कोई फर्दर बात नहीं दोबारा करेंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने रिएक्शन में कह दिया था, ये इनका ख्याल था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज और बाकी भी लोग जो रिचर्ड की मुख्तलिफ जो ट्वीट्स हैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक और ऐसी साहिबा हैं हुमैरा, उनकी तरफ से एक रिप्लाई जाता है रिचर्ड ग्रैनेल को, और उसमें वो कहती हैं कि जी बाकायदा जो है इस तरह का एक मैसेज भी दिया गया है, और शहबाज गिल ने ये स्टोरी इस तरह से रिपोर्ट की है। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिचर्ड ग्रैनेल आज अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, वो उस रिप्लाई को पोस्ट करते हैं अपने कमेंट के साथ, और उसके ऊपर लिखते हैं फ्री इमरान खान। अब इस बात को आप समझिए कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने किस बात को रीपोस्ट किया था अपने कमेंट के साथ, जब जियो ने उनको गे लिखकर आगे उनके बारे में बात की थी। तो उन्होंने लिखा कि फ्री इमरान खान। कहने का मकसद ये था कि अगर आप मेरी किरदार कुशी करेंगे या मेरी पर्सनल अटैक करके, मुझे मेरी तौहीन करके अगर आप समझेंगे कि जी मैं वो बात नहीं करूंगा, तो मैं वो बात करूंगा। और अब की बार जब उन्हें यह बताया गया कि अब आपके साथ वो कोई ऐसे गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर भी वही बात करूंगा। दैट शोज कि भाई आप मेरे बारे में जो मर्जी राय रखें, आई डोंट केयर। जो मेरी बात थी वो मेरी बात आज भी है। तो मैंने उस वक्त जब आपने मेरे ऊपर अटैक किया, तो मैंने तब भी आपको वही बात कही जो मैं कह रहा था, और जब आपने अब मेरे ऊपर अगर अटैक नहीं भी करना, तो तब भी मैं अपनी बात वही दोहराऊंगा, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि ये बात वो बात है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की बात है, और इस चीज की इंडोर्समेंट वो पहले ही कर चुका है। तो बाकायदा अब तो ऐसा मुझे लग रहा था, वो एक बड़ा आम सा जुमला होता है कि अब बाकायदा चीजें ले रहा होता है ना बंदा, उसको मजा आ रहा होता है, अच्छा इस बात से तकलीफ हो रही, वो बार बार वो बंदा किसी को छेड़ता है जैसे, तो उस तरह का अब जो है वो रिचर्ड ग्रैनेल का ये एक रवैया नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये बात सिर्फ छेड़खानी समझी जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो एक अहम ओहदे पे तैनात हो रहे हैं, तो उस हिसाब से तो जाहिर है कि उनका एक कहना, उनका किसी बात पे बार बार जोर देना, ये इतना हल्का नहीं लिया जा सकता, इसको इतनी आराम से इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल हुकूमत भले अभी कह तो ये रही है कि हम एब्सोल्युटली नॉट भी कहेंगे और हम बात नहीं सुनेंगे, हम जूते की नोक पर रखेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली इतना ही आसान होगा, ये आने वाले दिनों में हमें नजर आ जाएगा।
लेकिन ये एक अलग बात है कि जो अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस की बात की गई थी उन कंपनीज के ऊपर जो पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर ताउन कर रही थी, तो इस ट्वीट के ऊपर बहरहाल साहब ने एक यूनिटी के साथ मैसेज दिया कि जी ये एक जाती है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते कर गई है, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जरूर आने वाले दिनों में बात होगी और ये किया जाएगा कोशिश कि ये जो इस किस्म की कोई सैंक्शंस हैं उनको हटवाने के लिए किरदार अदा किया जाए। जो भी आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जो भी इन्फ्लुएंस रखते हैं वो पाकिस्तान के लिए भी यकीनन आवाज जरूर उठाएंगे। दूसरी बात कि इस पे एक और हैरत अंगेज रद्दमल ये भी आया कि जी इसलिए भी पाबंदियां लगाई गई हैं क्योंकि ये खदशा था कि अब जो पाकिस्तानी रेंज के मिसाइल हैं वो उनकी रेंज जो है वो सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं है बल्कि ये उससे भी ज्यादा अपनी रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं जहां पर ये अमेरिका तक को भी टारगेट कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट हैं उसका हमारे पास तो ये एक बड़ा वाज़ेह जवाब है ना कि चूंकि इंडिया से हमें एक मुसलसल थ्रेट है और इंडिया एक एटॉमिक पावर है, तो जाहिर है हमें भी उनके लेवल की अपनी डिफेंस की सलाहियत रखनी पड़ती है, वरना तो वो हमारे ऊपर खा पी जाएगा हमें अटैक करके। तो हमने उसको एक डराने के लिए कि भाई अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है, तो हमें उसके लेवल के जो एटॉमिक वेपन्स हैं वो रखने पड़ते हैं। लेकिन अब उनका ये खदशा है कि ये हमारा काम जो है वो सिर्फ यहाँ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं होगा बल्कि इससे आगे हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ऑलरेडी मुख्तलिफ मिसाइल हैं वो इस रेंज के हैं कि इंडिया के किसी भी दूर दराज के शहर को भी जाके निशाना बना सकते हैं, किसी भी कोने में मार कर सकते हैं और वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन अब अगर इससे भी ज्यादा हम अपनी कोई रेंज बढ़ा रहे हैं तो उससे उन्हें लगता है कि कहीं वो भी खतरे की जद में ना आ जाएं। हालांकि मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान कभी भी एटॉमिक जो अपने एसेट्स हैं उनको यूज करने के हवाले से कोई भी इस तरह की ना पहले कभी उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ना आगे करेगा, और ना ही इनके पास इतना मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस तरह की कोई चीज है कि जिससे हम ये कहें कि जी किसी आप सुपर पावर पे जाके अटैक कर देंगे। तो इतनी हिम्मत भी नहीं है और ना ही इतना कोई हमारे पास, अल्लाह माफ करे, इतने कोई जुनूनी बैठे हुए हैं यहाँ पे सब। लेकिन बहरहाल वो अपने यूएस अपने हिसाब से इस चीज को उन्होंने इसका ये रीजन बताया। इससे आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने बात की कि इमरान खान साहब जो हैं भले जेल में हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का 7 समंदर पार बैठे शख्स को भी अंदाजा हो गया है और अब कुछ आदाद शुमार भी आए हैं। अशर बाजवा साहब आपको पता है अक्सर अपने आदाद शुमार शेयर करते हैं, तो उनके मुताबिक जो पिछले अगर आप बात करें 2 सालों की, तो इसके अंदर इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 36 लाख बढ़ चुकी है। इमरान खान के फॉलोअर्स में 36 लाख का इजाफा हुआ है, जबकि अगर उसकी निस्बत हम ये देखें कि बाकी जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं तो उनके फॉलोअर्स पिछले 2 सालों में उनकी निस्बत बहुत दूर बिल्कुल डॉट्स की तरह नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के भी मिला के फॉलोअर्स की जो तादाद बढ़ी है वो उतनी नहीं है जितनी इमरान खान के फॉलोअर्स की है। जैसे कि मरियम नवाज हों या शहबाज शरीफ साहब हों, इनके 8% जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़े हैं, और उसकी भी वजह ये है कि जाहिर अब वो दोनों पोजीशंस पर हैं, चाहे झूठी सही वजीर आला या वजीर आजम की पोजीशंस तो हैं, और जाहिर आप हर कोई फॉलो कर रहा होता है कि यार वजीर आजम का क्या स्टेटमेंट आया, तो वो इस वजह से कुछ फॉलोअर्स की तादाद उनकी ज्यादा बढ़ी है। बाकी अगर नवाज शरीफ या जरदारी या बिलावल साहब की आप बात करें तो 3% इनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ी है। अब एक बंदा जिसके बारे में आपको पता है कि वो जेल में बैठा है और उसके पास फोन नहीं है और वो अपना ट्विटर खुद नहीं चला रहा, उसके ट्विटर अकाउंट से जो मैसेज आता है वो खुद नहीं लिख रहा होता, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको जाके फॉलो कर रहे हैं, ठीक। और ये लोग जो खुद अपनी आजाद हैसियत में बैठ के ट्वीट्स भी कर सकते हैं और सब कुछ अपना बयानिया भी बना सकते हैं, इनके फॉलोअर्स कितने हैं वो आप अंदाजा लगा लें। तो ये चीज जो है बुनियादी तौर पर फिर एक दफा इसी बात की इंडोर्समेंट है कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है, वो किस लीडर के साथ खड़े। मतलब अगर आप सिर्फ फॉलोइंग पिछले 2 साल में देख लें तो 75% इमरान खान साहब की फॉलोइंग बढ़ी है और बाकी जो इन सब की भी मिला के वो 25% बढ़ी है, जो कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग से 3 गुना कम है अगर इन सब की भी मिला ले। और यही हाल वोटों की शरह का भी था। यही बात तो हम आपको उस वक्त से 8 फरवरी से रो पीट कर बता रहे हैं कि यही हाल जो है वो वोटों की शरह का, सीटों की शरह का था, लेकिन उसको कैसे तब्दील किया गया ब्रूटली वो आपने देखा।
इसके साथ साथ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जी आज मोहसिन नकवी साहब की अली अमीन गंडापुर साहब से एक मुलाकात हुई है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बेसिकली तो आए थे, कुर्रम का जो मामला एक चल रहा है, आपको पता है वहां पर जो एक अमन की सूरत हाल है बड़ी खराब है, और वहां पर जो कत्ल गारत हुई है उसके बाद कुछ इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, वहां पर तिब्बी मसाइल हैं, लोगों तक खुराक नहीं पहुंच रही, बड़ी मुश्किलात है वहां पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए, बहुत वक्त लग रहा है, दिक्कत हो रही है। और खैर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ईदी फाउंडेशन ये दोनों वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वहां पर अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज यहाँ पर दौरा किया है, पेशावर में वजीर आला के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने कुरम के मामले के ऊपर भी बात की। और जाहिर है जब इस तरह की सिचुएशन हो, जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अमन अमान की बात हुई हो, तो जाहिर है पॉलिटिकल मैटर्स पे भी बात हुई है। मेरा अपना ये अंदाजा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब कल इमरान खान साहब को ये गारंटी देकर आए कि जी बातचीत के लिए उधर से भी कोई जल्द कमेटी अनाउंस होगी और कुछ बात को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब ने यकीनन कोई मुशावरत, कोई बातचीत, कोई मजीद उससे एक स्टेप आगे बढ़कर बात की होगी। अब इसके अलावा जो एक चीज इस सारे वाकये में बड़ी तवज्जो की बात बनी रही वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब को जिस तरह से रिसीव किया अली अमीन गंडापुर साहब ने, ना सिर्फ ये कि गले मिले, बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और बड़ी अच्छा माहौल लग रहा था जिसमें उन्होंने उनको रिसीव किया, तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी। और पीटीआई के जो मेंबर्स थे, सोशल मीडिया के लोग, वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि भाई आपको मालूम है कि ये वो शख्स है जिसके कहने पर जो कि आके बाकायदा 26 नवंबर वाली रात को पहले से अनाउंसमेंट करता फिर रहा था कि जी हम 5 मिनट में गोलियां चलवा के सब खाली कर सकते हैं, और उसके हाथ रंगे हुए हैं, तो आप फिर भी उस शख्स को गले भी लगा रहे हैं, उसके साथ इतने स्माइल्स के साथ मिल भी रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? और इस चीज से उन्हें दुख पहुंचता है। इस पे बहुत से लोग दिफा में ये बात भी कर रहे थे कि जाहिर है वो एक खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला हैं, उनको मुलाकातें भी करनी पड़ती हैं और बातचीत भी करनी पड़ती है, और उनके थ्रू भी बहुत सारी मैसेजिंग और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी है। तो वो ऐसे तो नहीं कर सकते कि वो किसी से मिलना छोड़ दें, किसी से बात करना छोड़ दें, तो इस तरह कैसे सूबा चलेगा? तो इसके ऊपर ये बड़ा वाज़ेह जवाब है कि आप मिलना जाहिर है मजबूरी भी है, मिलना ज़रूरी भी है, तो दोनों सूरतों में आप मिलें ज़रूर, लेकिन अपने जो वर्कर्स के जज्बात है उसका ख्याल ज़रूर रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ हंस हंस के बातें करें, ज़रूरी नहीं है कि उसी मौके पे आपने तस्वीरें खिंचवानी कि जब आप उनके साथ बड़े बाहम एक शीरो शक्कर होके बैठे हुए हों। तो मतलब एक सीरियस माहौल में आप एक नॉर्मली किसी को वेलकम करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप बहुत वार्मली वेलकम करके इस तरह का तासुर दे रहे हो, तो लोग इस चीज़ को, जो खास तौर पर दुखी इस वक्त हैं जज्बात पीटीआई वर्कर्स के, जिस तरह से 26 नवंबर को जो वाकया पेश आया, तो उसकी वजह से वो फिर इस चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं। 26 नवंबर का जो वाकया, उसके हवाले से मतीउल्लाह जान साहब भी कुछ हकायक सामने ले आए हैं। और आपको पता है कि जब उन्हें लास्ट टाइम गिरफ्तार किया गया था, पहले तो अगवा किया गया था, फिर उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई थी, तो ये भी उसी रात वाकया पेश आया था जब वो अस्पताल में कुछ इसी सिलसिले में 27 नवंबर की रात कुछ अदादो शुमार इकट्ठे करने और हकायक मालूम करने के लिए अस्पताल गए हुए थे, पिम्स अस्पताल में। तो मतीउल्लाह जान साहब ने उस वक्त जो डेटा कलेक्ट किया था, जाहिर है फौरी तौर पर उन्हें उठा लिया गया, उस पर वो मजीद काम नहीं कर सके थे, लेकिन अब उन्होंने कल रात एक जो व्लॉग किया उसमें सारा डेटा जो है रिवील किया। उसके मुताबिक 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जो साबित हो जाती हैं। पहली बात तो इस बहस से अब निकलना चाहिए कि गोली चली या नहीं चली। अब ये बात तो तकरीबन साबित हो चुकी है कि गोली चली है। मैं तकरीबन ये वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ज़ाहिर है इसके ऊपर एक अदालती ठप्पा लगना जरूरी है, वरना तो सारी दुनिया को पता है कि गोली तो चली। दूसरा, क्या उसमें पीटीआई वर्कर्स, गोली चली लेकिन क्या उससे कोई जख्मी या शहीद नहीं हुआ? तो इसकी भी तस्दीक हो जाती है कि बिल्कुल इससे लोग शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए, और उनके मुताबिक 134 के करीब जो जख्मी लाए गए थे, उनमें से 81 के करीब जो जख्मी थे वो जख्मी जो थे वो गोलियों के जख्म थे उनके, यानी उन्हें गोलियां लगी थी, इस वजह से वो जख्मी हुए थे। और पीटीआई कारकुन भी उनकी शनाख्त के सामने लिखा गया था। और मतीउल्लाह जान साहब ये भी बताते हैं कि वहां पर अस्पताल में लाशें लाने की भी तस्दीक हुई, और ये सिर्फ एक सरकारी अस्पताल का डेटा है जो मतीउल्लाह जान साहब अभी शेयर कर रहे हैं। जो बाकी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर भी अलग से जख्मी भी लाए गए और बॉडीज भी लाई गई। उनका क्या डेटा है उसके बारे में अभी हतमी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। तो यहाँ पर जो हुकूमत के 2-3 झूठ हैं वो बड़े आसानी से बिल्कुल साबित हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि झूठ बोल रहे हैं कि गोली नहीं चली, गोली बिल्कुल चली। दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी
جو گولیاں ہیں وہ ادھر سیکورٹی فورسز کی طرف سے، جو سیکورٹی پہ معمور لوگ تھے ان کی طرف سے نہیں چلائی گئی، وہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جو یہ ان کا کلیم تھا کہ کوئی شہید نہیں ہوا، تو وہ یہ اچھا، اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ابھی بھی اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی کہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی ایون اس بات کی تصدیق کی کہ ابھی تک جتنا ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے، یہ جو 26 نومبر کی شام تک کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہے، یعنی جو 24 سے 26 تک اور 26 کے دن میں جو زیادہ واقعات ہوئے ان کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے اور اس طرح سے تھے وہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد اوور نائٹ کیا کتنے لوگ لائے گئے یا نہیں لائے گئے، ان کی کیا تعداد ہے، اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر کسی کو نہیں پتا۔ اور مطیع اللہ جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ابھی تک مسنگ بھی ہیں اور اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ زخمی بھی ہوں، یا خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زخمی زیادہ ہوں تو وہ نہ رہے ہوں دنیا میں۔ تو یہ تمام چیزیں اب اگر حکومت اس کو باطل ثابت کرنا چاہتی ہے، جھوٹ ثابت کرنا چاہتی ہے، تو انہیں اس کے جواب میں اپنا ڈیٹا لانا ہوگا۔ پھر ان کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں کا جو اوریجنل ریکارڈ ہے اس دن، جو مطیع اللہ جان صاحب کے مطابق بعد میں ادھر ادھر کیا گیا، رجسٹر غائب کیا گیا، تو جو اوریجنل اس کا ریکارڈ ہے وہ سامنے لے کر آئے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ہسپتالوں کی وہ سامنے لے کر آئے، اور جو اس روڈ کی جنا ایونیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، مختلف بلڈنگز تھی وہاں پہ ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کی فوٹیجز لے کے آئے، اور پھر ان تمام دعووں کو غلط ثابت کرے کہ مطیع اللہ جان صاحب کے یہ دعوے غلط ہیں۔ لیکن حکومت ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ اگر حکومت نے ایسا کرنا ہوتا تو پھر اس دن یہ ریکارڈ چھپانے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی۔ ابھی بھی جو عمران خان صاحب کا ایک بہت واضح اور بہت میرا خیال ہے جائز مطالبہ ہے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں، نہ وہ کسی کو الزام لگائیں نہ وہ کسی کو الزام لگائیں، دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، آپ پھر ایک کمیشن بنا دیں، کمیشن خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے، وہ ساری فوٹیجز خود ہی منگوا لے، ریکارڈ ہسپتالوں کے خود ہی منگوا لے، جو ہسپتالوں کے عینی شاہدین ہیں، جو ڈاکٹرز بھی ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کا، جو لواحقین ہیں لوگوں کے، جو ان کے اہل خانہ تھے، جو رپورٹرز ہیں، صحافی جو سارا وقت وہاں پہ گراؤنڈ پر موجود رہے، ان سب کے بیانات قلم بند کریں، جو آفیسرز ہیں اور پولیس کے اور جو بھی سیکورٹی فورسز وہاں پہ رینجرز ہوں، ایس ایس جی ہوں، جو بھی وہاں پہ تعینات ہیں، ان کے آپ ان کو بلائیں اور ان سے کمیشن جو ہے وہ تمام چیزوں کے نتائج لے کے تو اپنی رپورٹ پبلک کر دے، پتہ چل جائے گا کہ کیا پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، لیکن اگر کوئی سچ واقعی ہی بول رہا ہو یا اس کی تلاش رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ سب سے آسان کام ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔